नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से आ रही है सामने, जहां धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर पी कजूर की गिरफ्तारी न होने से हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और हिंदू संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे में डॉक्टर पी कुजूर की गिरफ्तारी ना हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दर्ज मुकदमे में पुलिस सबूत एकत्र कर रही है कि इस मामले में किस किस की संलिप्तता है और किसी भी आरोपी को सबूत मिलने के बाद नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं थाना कमालगंज के मोहल्ला इंदिरा नगर में वाल्मीकि समाज के लोगों को पैसे और नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण का दर्ज किया गया है मुकदमा। और विधि सिंह जिला संयोजक दुर्गा वाहिनी ने कहा कि डॉक्टर पी कुजूर धर्मांतरण के नाम पर नर्सिंग होम चला रही है। पी कुजूर के नर्सिंग होम का नाम मिशन परिवर्तन हॉस्पिटल है और पी कुजूर के हॉस्पिटल को सील किया जाए। तो वहीं अभिषेक शाक्य विभाग संयोजक बजरंग दल ने कहा कि मिशन परिवर्तन हॉस्पिटल में ही धर्मांतरण की योजना बनती है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर पी कुजूर गांव-गांव हॉस्पिटल के नाम पर कैंप लगाकर धर्मांतरण का रैकेट चला रही हैं। पूरी घटना को लेकर हिंदू संगठनों का कहना है कि अब तक डॉक्टर पी कुजूर सैकड़ों परिवार को ईसाई बना चुकी है। एसडीएम सदर रजनीकांत ने कस्बा कमालगंज के मोहल्ला इंदिरा नगर में विवादित स्थल को कुर्क कर दिया। वहीं एसडीएम ने आदेश दिया है कि एक पक्ष जमीन को धर्मशाला बता रहे हैं तो वहीं दूसरा पक्ष जमीन को चर्च बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने जमीन को कुर्क कर थाना प्रभारी कमालगंज को अपनी सुपुर्दगी में लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। धर्मांतरण की जो आगम है पी कजूर की अभी तक गिरफ्तारी ना होने के आज हम बजरंग दल मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी आगे यहाँ गिरफ्तारी धर्मांतरण का अभी तक वो 2000 व्यक्तियों का यहाँ से लेके एटा अलीगंज और कायमगंज हर जगह फ्री कैंप लगाते हैं और वहाँ जाके धर्मांतरण करवाते हैं। के संबंध में ज्ञापन दिया, क्या मांग है? जो ईसाई मिशनरी के आका हैं, जिन्होंने बहुत लंबे स्तर से कन्वर्जन किया है 2000 लोगों, बड़ी बड़ी दूर एटा और लंबा इनका रैकेट चल रहा है। ना ही इनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई, ना ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, ना ही ये ढूंढे गए। इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। अगर ये नहीं ढूंढे जाते तो हमने अल्टीमेटम भी लिखा है ज्ञापन में कि 24 घंटे में बजरंग दल दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद उग्र प्रदर्शन करेगा। खबरों में अब रुख करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद की ओर। बता दें कि फर्रुखाबाद में 12 वर्षीय छात्रा आराध्या पांडे के लापता होने की सूचना पर पुलिस और एसओजी टीम ने 20 घंटे के भीतर उसे बरामद कर लिया। छात्रा स्कूल से घर लौटते समय लापता हो गई थी। एसपी आरती सिंह के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र से छात्रा को खोज निकाला। परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सीओ ऐश्वर्या उपाध्याय व पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की और टीम का आभार व्यक्त किया। कल दिनांक 21 जुलाई 2025 को कोतवाली फर्रुखाबाद में कन्नौड़ी इंटर कॉलेज वहाँ से पता चलता है कि 1:30 बजे एक बच्ची जिसका नाम आराध्या पांडे 7वीं कक्षा की 12 साल की, वो गायब हो गई, घर नहीं पहुंची है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम व एसओजी टीम लग जाते हैं काम पे और रात भर के प्रयास के बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पता चलता है कि एक बूढ़ी लेडी उसको लेकर के चली गई है। उसका हमने जब नंबर ट्रेस किया और उसके बाद उसको पता किया तो आज उसके वो बच्ची बरामद हो गई। जिस तरीके से पूरी टीम ने 20 घंटे के अंदर में बच्चे को बरामद कर दिया, उसी उपलक्ष्य में मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। सर कहाँ पे बताई थी जो वो दिया है, कहाँ मिली, किस जगह में बरामदगी कहाँ हुई है? बरामदगी उसके घर पे हुई है, मदनपुर एक जगह है, वहाँ पे वो रहती थी। पता चला कि उसने किसी के फोन से किसी और को फोन किया था, वहाँ से फिर हमने उस नंबर को ट्रेस किया और फिर उसका लोकेशन वहाँ पे मिला। गुड़िया कब से ये काम कर रही थी? ये काम नहीं कर रही है, वो उसको सिर्फ मानवीयता के भाव से ले गई। उसको नहीं पता था कि बच्ची को याद नहीं था उसका घर का एड्रेस, तो उस लेडी ने बोला कि मैं तुम्हें कल भेज दूंगी। वो उसको ले गई, सकुशल उसके साथ रही। वो उसके घर पे कोई उसको परेशानी नहीं हुई बच्ची को, जो अभी प्रथम दृष्टया लगा। इसके वजह पूछताछ की जाएगी, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौन सी क्लास की छात्रा थी? 7वीं कक्षा की 12 साल की। मतलब इसमें जो टाइमिंग लगी है उसका क्या कारण रहा? किस चीज में? जितनी
देर उसमें रखा हुआ है, तो ये क्या कारण रहा? हाँ, उससे भी हम पूछेंगे इंटेंशन क्या था। वैसे तो अभी कुछ ऐसा इंटेंशन लगा नहीं है, बट हम उससे पूछताछ करेंगे। हो सकता है कि उसको ना आइडिया रहा हो कि कहाँ पे ले जाना है, क्या करना है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा, उससे बातचीत की जाएगी। 84 साल की वो महिला हो सकता है कि उसको ध्यान में ना रहा हो, या पुलिस को बता दें। खबरों में बात करते हैं मेरठ की, जहां श्रावण मास की महाशिवरात्रि को लेकर मेरठ मंडल के आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बाबा औघड़नाथ मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर, शिविर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने और जलाभिषेक की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। खबरों में अब बात करते हैं वाराणसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित वाराणसी दौरे को लेकर सेवापुरी विधानसभा में तैयारियां जोरों पर है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनसभा स्थल और मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। कई कच्चे मार्गों को पक्की सड़क में बदलने का काम तेज कर दिया गया है। प्रशासनिक अमला लगातार निरीक्षण कर रहा है। स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा कर सड़कों और जनसभा स्थल से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सांगू जी कौन सा गांव है? रघुनाथपुर बनौली। अच्छा सांगू जी, ये रास्ता जो था वो बहुत पहलों से टूटा पड़ा था, अब देखने में बन रहा है जी। ये कैसा आप लोगों को लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 28 साल के बाद बन रहा है सर। मोदी जी हमारे गांव में आ रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी आपके बगल में कार्यक्रम होने जा रहा है जी जी। उसको लेकर देख रहे इधर से अगल बगल तमाम जो टूटी सड़कें सब बन रही हैं, तो कैसा आप लोगों को लग रहा है? बहुत कैसा अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? धन्यवाद देंगे क्या कहेंगे हमको उनको। इधर हम लोगों की इधर टूटी सड़कें बन रही हैं जी। खबरों में अब बात करते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद के खैरगढ़ में पुलिस और एसओजी टीम ने लूट के वांछित आरोपी रोबिन उर्फ हुंडी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और लूटे गए 2650 रुपये बरामद हुए। इससे पहले एक अन्य आरोपी अवधेश उर्फ धासु को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस का कहना है कि पूरे गैंग को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। देखिए, थाना खैरगढ़ क्षेत्र में दिनांक 3 जुलाई को एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात हुई थी। इसी क्रम में उसमें से एक अभियुक्त अवधेश और धासु को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा इसका एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम रॉबिन उर्फ हुंडी था, जो कि रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि वो सीजीएम तिराहा के आसपास छिपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा वहां पहुंच के घेराबंदी करी गई। अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम को देख करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व लूट के 2650 रुपया बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर यूपी के ललितपुर से है। ललितपुर में थाना सौजना पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 49 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और करीब 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया। यह कार्रवाई ग्राम जमुनझीर और सड़कौरा में की गई। 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार महिलाओं में पानबाई, पूजा कंजर और मल्लीबाई शामिल हैं। इस कार्रवाई के पीछे क्षेत्राधिकारी महारानी आशीष मिश्रा का निर्देशन रहा। पुलिस ने अवैध शराब के गढ़ों को चिन्हित कर आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जनपद ललितपुर में पुलिस अधीक्षक ललितपुर महोदय के निर्देशों के क्रम में अवैध शराब के अभियान के तहत आज एक व्यापक कार्रवाई की गई है। इसमें सौजना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमुनझिर और ग्राम सरकौड़ा में आबकारी टीम के निरीक्षकों और उनकी टीम के साथ थाना सौजना की पुलिस टीम को साथ में लेकर दबिश की कार्रवाई की गई। इसमें विभिन्न स्थानों पर दबिशें देकर 3 अलग अलग महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल लगभग 50 लीटर अवैध देसी शराब बरामद हुई है और वहां पर पाया गया लगभग 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार तीनों महिलाओं को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध थाना सौजना में अभियोग पंजीकृत कराकर
अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। खबरों में अब बात करते हैं यूपी के आजमगढ़ की, जहां अशोक ने अपनी दिव्यांग पत्नी को पीठ पर लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा और डीएम कार्यालय पहुंचकर रास्ता दिलाने की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि चकबंदी की वजह से उनके घर तक पहुंचने का रास्ता हटा दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य राजस्व अधिकारी ने रास्ता निकालने का भरोसा दिया है। उनके प्रार्थना पत्र को देखने से ये लग रहा था कि गांव चकबंदी में चल रहा है, वो अपने घर तक चकरोड को निकलवाना चाहते हैं, मतलब चकरोड बनवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र देखने से ऐसा लग रहा है कि उनके वहां तक चकरोड नहीं, चकबंदी ने स्थापित किया है, वो वहां स्थापित कराना चाहते हैं। तो वो हमने एसओपी साहब के लिए मार्क किया है कि जो नियमानुसार अगर है तो फिर करना चाहिए। तो उनकी जो समस्या थी उस पर विचार किया गया। अगली खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां स्मार्ट मीटरों से ज्यादा बिल आने पर उपभोक्ता नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर मनमानी तरीके से मीटर लगाए जा रहे हैं। कई इलाकों में 400 रुपए का बिल बढ़कर 5000 हो गया है। उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी को इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम अंकित दुबे है जी, क्या समस्या लेके आए हो? आज जो जन जन की समस्या ललितपुर शहर में बन गई है स्मार्ट मीटर, जो कि कुछ लोगों को तो इस प्रकार की ये समस्या बनी है कि जिनके यहाँ मंथली में बच्चे की एक साड़ी की या कपड़ों की दुकान पर काम करके इनकम है 3000, उसके यहाँ दूसरा कोई चारा नहीं है जिससे वो परिवार का भरण पोषण कर सके। उसका बिल आ रहा है 3500 रुपये। ये दादाजी हमारे साथ में हैं, ये पंचर की दुकान खोले हुए हैं। इनके यहाँ कंप्रेसर पहले भी लगा था जिससे ये हवा भरते थे, आज भी वही लगा है। पहले इनका बिल 125 रुपये आता था, 650 रुपये आया है, जिसका संज्ञान हम लोगों ने आदरणीय डीएम साहब को दिया है, जिन्होंने आश्वासन दिया है। हम सभी लोगों के सामने फ़ोन भी लगाया है, आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं सर्वप्रथम उनके यहाँ ये स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, उसके बाद अपने हम सभी लोगों के घर पर लगाए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो मीटर में अभी स्मार्ट मीटर में चेक मीटर लगाए गए हैं उन सभी की जो सर्वे होकर के रिपोर्ट आ जाएगी उसको सार्वजनिक सोमवार को कर दिया जाएगा। सोमवार के बाद पुनः उन्होंने कहा है कि आप लोग आकर के मिलिए, और इस प्रकार का आश्वासन आज हमें उनसे मिला। अभी कुछ गतमा पूर्व से स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ लगने शुरू हुए और उसमें कुछ लोगों ने आके आज ज्ञापन दिया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनको आशंका है कि उसमें बिल ज़्यादा आ रहा है। उसमें तुरंत बिजली विभाग से उसकी सूचना ली गई। उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 100 के ऊपर चेक मीटर भी लगे हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे चेक मीटर लगे हुए हैं उसकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी है और वो सार्वजनिक करेंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने इस आशंका के साथ शिकायत की है कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, उनके घर में भी चेक मीटर लगाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। एक और निर्देश इसके साथ दिए गए हैं, क्योंकि जब ये स्मार्ट मीटर का कार्य शुरू हुआ था सरकारी कार्यालय और सरकारी आवासों में पहले लगाए गए थे, तो इस बार बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों के आवासों में स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन करा, उसके बाद फिर आम पब्लिक। और आज हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय को स्मार्ट मीटर के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। जो स्मार्ट मीटर हमारे जनपद ललितपुर में लगाए जा रहे हैं वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा लगाए जा रहे हैं। जो कंपनी अन्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है उससे हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, और इन स्मार्ट मीटरों की कोई जांच नहीं की गई। जो सरकारी कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, उनके यहाँ कहीं किसी के घर पर स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, लेकिन हम जो जनता के यहाँ पहले नंबर लगाए जा रहे हैं। अगर स्मार्ट मीटर सही है तो विद्युत कर्मचारियों के घर क्यों नहीं लग रहा है? क्या मांग रही है आपकी? हमारी यही मांग रही है कि स्मार्ट मीटर की जांच कराई जाए। विद्युत कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी के यहाँ, अगर हम जनता के यहाँ लग रहा है तो उनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाया जाए। यूपी के महावन तहसील के स्टेनो पिंकेश पर पप्पू यादव से धारा 98 की फाइल पास कराने के लिए 60,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। 8 महीने बीतने पर भी न तो फाइल पास हुई न पैसे लौटे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जांच की मांग की जा रही है। स्टैंड हुए एसडीएम का, उसने मुझे 80,000 रुपये मांगे थे। मैंने देख रहा हूँ एक स्टैंड हुए एसडीएम का, उसने मुझे 80,000 रुपये मांगे थे। 80,000 रुपये मांगे थे। एक फाइल है 158 की। मैंने उससे कही भाई इतनी रिश्वत तो बहुत तंगड़ी है, भाई तुम हमसे ले लो 1500 रुपये, 10,000 रुपये ले लो हमसे। नहीं, मैं तो 80,000 रुपये लूँगा। मैंने उसे मना कर दी, मैं नहीं दूंगा। मेरी फाइल को रेट कर दिया। मैंने तहसीलदार से बड़े खन तो बनवाई, वहाँ 20,000 पर मेरी लग गई फाइल में, और रेट कर दी। फिर मैंने उसे 60,000 रुपये में मैंने बात कर ली। 60,000 रुपये में बात कर ली, 60,000 रुपये मैंने उसे दे दिए। मेरी फाइल ऑनलाइन करके इसने भिजवाई, ऑनलाइन में गलती हो गई।
अभी तक न तो पैसे दे रहा है, न फाइल को बनवा के भिजवा रहा है। काम कर दिया मुँह पे ले से 60,000 रुपये, एक 2 किस्तों में 25,000 35,000 नगद। एक 158 की फाइल थी, उसके और लाने के लिए भिजवाने के लिए DL बाबू को जो परमिशन की फाइल होती है नहीं की। मुझे हो गई 8 महीने हो गए। ये कह रहा है जी कमी है इसमें, जी कमी है, जी कमी है, जी कमी, पैसे लेके पैसे दे नहीं रहा है, लोड पैसे ही वापस कर रहा है, हमसे गाली के बतौर करता है। अपने बीवी बनाई मैंने पैसे की, हाँ पैसे की मना ही करता है, देता ही नहीं है पैसे। मैंने इसे 20 बार कहा है, नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा। पिंकी जी नहीं, मावन तहसील में इस टाइम SDM के ऑफिस के बगल में कमरा है। यूपी के आजमगढ़ से खबर है, जहां हरैया गांव में प्रेम विवाह से नाराज पक्ष ने महिला मंजू के भाई अजय की पीट कर हत्या कर दी और दंपति को घायल कर दिया। परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। टीमें गठित कर जांच जारी है। देखिए, थाना जीयनपुर के गांव हरैया से रात में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जो गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति को तत्काल रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दौरान इलाज चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक व्यक्ति की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वर्तमान में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। आगे अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कानपुर के बाबा आनंदेश्वर मठ, जिसे छोटी काशी कहा जाता है, जिसमें सावन की शिवरात्रि के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग का पूजन और श्रृंगार कर आचार्यों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर महापौर प्रमीला पांडे, विधायक सुरेंद्र मैथानी, सुमित और कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और दिव्य वातावरण के बीच पूरे आयोजन में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। आज मुझे प्राचीनतम मंदिर आनंदेश्वर धाम में आने का सौभाग्य मिला। मैं इसको न जाने कितने जन्मों का जो मेरा पुण्य था वो आज सार्थक हुआ। ये स्थली मेरे लिए पवित्र स्थली है। मैं इस स्थली पर जब तक मैं कानपुर रहा, DAV कॉलेज हॉस्टल में रहता था, तो मुझे लगता है कि प्रायः मैं प्रातः आया करता था। वो दिन भी मैंने देखे हैं जब गंगा नदी स्वयं प्रभु आनंदेश्वर धाम के चरणों में वो अपना मस्तक नवा करके जाती थी। मैंने मांगा कुछ नहीं है, सबके कल्याण की, पूरी मानवता के कल्याण के लिए, विशेषकर अपने देश की, भारत माता के सभी सपूतों के, उनकी सुख समृद्धि और कल्याण के लिए मैंने प्रार्थना की है। सभी सुखी रहें, सभी आनंदित हों। जैसा कि इस धाम का नाम है, वास्तव में यहाँ पर आकर के एक आनंद की अपार अनुभूति होती है, जिसको मैंने आज अनुभव किया। अगली खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां पेयजल व्यवस्था को लेकर खबर सामने आ रही है। बता दें कि इन दोनों जनपदों की पेयजल व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। बताया जा रहा है नालों में गंदा और दूषित पानी पीने को आ रहा है, जो पीना तो दूर, साधारण उपयोग में भी लाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे पानी की आपूर्ति को लेकर आज 1 दिवसीय भ्रमण पर जनपद आए जनपद के प्रभारी मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी के समक्ष लोगों ने जल आपूर्ति में आते पेयजल दिखाया, जिस पर मंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि लोगों को स्वच्छ और साफ पानी पीने को मिले। उन्होंने जिलाधिकारी से 2 दिन में व्यवस्थाएं ठीक कर स्वच्छ जल की आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जनपद में प्राइवेट जल आपूर्ति वालों से महंगे कंटेनर लेकर लोग पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं और जल संस्थान की जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। महोदय भी यहाँ पे है, किस बांध का है आप ये बताओ? गोविंद सागर बांध का है। मैं आपके सामने जिलाधिकारी जी को दे रहा हूँ और 24 घंटे के अंदर हम उनसे कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट हमें बताएं। गंदा पानी, साफ पानी, ये हमारे समाज के, हमारी जनता का अधिकार है और हम साफ पेयजल की व्यवस्थाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। लोग बाजार से पानी खरीदने को मजबूर है। गंदा पानी आने का एक और रीजन होता है, जब बरसात होती है लोगों के नल खुले रहते हैं,
आपने और जब वाटर लॉगिंग हो जाती तो नलों में पानी नाली का पहुंच जाता है, तब भी गंदा पानी आ जाता है। यहाँ पे क्या शहर में लोगों ने बाहर टोपी नहीं लगा के रखी है, जब जल भराव होता है तो वो पाइप डूब जाता है पानी में और वो नलों में पानी पाइपलाइन में पानी चला जाता है। तो जो हम लोग जाते हैं तो उनको बताते हैं कि अपना ये टोपी बंद रखें, क्योंकि जब ये बरसात में ही दिक्कत आती है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। फिलहाल कुल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।